गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम बीए फर्स्ट ईयर में पेपर सेकंड उसकी यूनिट फर्स्ट में आपके पास एक टॉपिक है और उसमें आपसे कई तरह के क्वेश्चन किए जाते हैं कि इंडिया इज़ अ रिच कंट्री बट इनहेबिटेंट्स आर पुअर। भारत एक धनी देश होते हुए भी निर्धन क्यों है, इसके बारे में आज हम चर्चा करेंगे। तो प्रसिद्ध जो अर्थशास्त्री हैं डॉक्टर वीरा एन स्टे, इन्होंने अपनी एक बहुत अच्छी डेफिनेशन इसके ऊपर दी है। उन्होंने कहा है कि भारत निर्धन लोगों से बसा हुआ देश है। भारत में संपदा होते हुए भी, भौगोलिक स्थितियां अच्छी होते हुए भी भारत के निवासी जो हैं वो निर्धन पाए जाते हैं। इसी के साथ साथ डॉक्टर डॉर्लिंग जो हैं वह भी एक प्रसिद्ध अर्थशास्त्री हैं और इन्होंने भी अपनी एक परिभाषा यहाँ पर बताई है, जिसमें उन्होंने कहा है कि भारत की एक विशेषता है कि यहाँ पर उपजाऊ मिट्टी पाई जाती है, लेकिन इसके बावजूद भी यहाँ के निवासी जो हैं वो गरीब हैं, निर्धन है ना। तो यहाँ पर दो बातें आप देख रहे होंगे इन परिभाषाओं में। पहली बात तो यह है कि भारत धनी है और इसके साथ साथ आप देख रहे होंगे कि निवासी यहाँ के निर्धन पाए जा रहे हैं। ये जो बातें हैं ये विरोधाभास की स्थिति को प्रकट कर रही हैं, है ना, अपोजिट बात को प्रकट कर रही है। एक तरफ तो हम कह रहे हैं कि भारत धनी देश है, खनिज संपदा बहुत ज़्यादा है, भौगोलिक स्थिति बहुत अच्छी है, उपजाऊ मिट्टी पाई जाती है, लेकिन इसके बावजूद भी यहाँ के निवासी निर्धन क्यों हैं। तो हम जानते हैं कि भारत जो है वो प्राकृतिक संसाधन से प्रचुर मात्रा में प्राकृतिक संसाधन यहाँ पाए जाते हैं। भौगोलिक क्षेत्रफल की दृष्टि से यदि देखें तो भौगोलिक क्षेत्रफल बहुत बड़ा है भारत का। इसके साथ साथ उपजाऊ मिट्टी भी यहाँ पाई जाती है। प्राचीन समय से आप जानते हैं कि इसे सोने की चिड़िया के नाम से संबोधित किया जाता था। इसी आधारों पर हम देखते हैं कि यहाँ पर दो आधार प्रकट हो रहे हैं, दो बेस प्रकट हो रहे हैं और इन्हीं बेसों की आज हम चर्चा यहाँ करने वाले हैं। दो आधार क्या हैं कि इंडिया इज़ अ रिच कंट्री, भारत एक धनी देश है, और इंडियंस आर पुअर, लेकिन जो भारतवासी हैं वह गरीब हैं। अब हम बात करते हैं पहले आधार की। पहला आधार है इंडिया इज़ अ रिच कंट्री, भारत एक धनी देश है। किन आधारों पर हम कह रहे हैं कि भारत एक धनी देश है? पहला आधार यहाँ बताया गया है भौगोलिक स्थिति का। भारत की जो भौगोलिक स्थिति है वो उत्तरी व पूर्वी गोलार्ध के मध्य में भारत देश जो है वो बसा हुआ है। दूसरी विशेषता है भौगोलिक स्थिति की कि इसका जो कुल क्षेत्रफल है भारत का वो 32,87,263 वर्ग किलोमीटर है, जो पूरे विश्व का जो यदि हम क्षेत्रफल देखें उसका 2.4% भाग जो है वो केवल भारत में पाया जाता है। इसके बाद सभी तरह के जो अंतर्राष्ट्रीय मार्ग हैं वो भारत में आकर जुड़ रहे हैं। इसके बाद दूसरी जो विशेषता है कि भारत एक धनी देश है वो है यहाँ की जलवायु। अलग अलग प्रदेशों में अलग अलग तरह की जलवायु यहाँ पर पाई जाती है। जहाँ हम देखें उत्तर भारत में गर्मियों के दिनों में बहुत ज़्यादा गर्मी हो जाती है, ठंड के दिनों में बहुत ज़्यादा ठंड हो जाती है। इसके साथ साथ दक्षिणी भारत की यदि हम बात करें तो दक्षिणी भारत में जो तापमान है हमेशा ऊंचा बना रहता है, गर्म बना रहता है, और इसके साथ साथ समुद्री किनारे जो है वो शीतोष्ण जलवायु के पाए जाते हैं। इसके बाद तीसरी विशेषता जो है वो है उपजाऊ मिट्टी की। उपजाऊ मिट्टी के साथ साथ यहाँ देखें कि 7 प्रकार की मिट्टियाँ जो हैं हमारे भारत देश में पाई जाती हैं, ठीक है, जिसमें से दोमट मिट्टी जो है जिसमें गेहूँ, चावल और जूट आदि की फसलें उगाई जाती हैं। लाल मिट्टी जो है उसमें बाजरा, ज्वार और कपास की खेती की जाती है। काली मिट्टी में कपास आदि की खेती की जाती है। लेटराइट मिट्टी जो है वह चाय, रबर और कहवा आदि की फसल उगाने में महत्वपूर्ण योगदान निभाती है। इसके साथ साथ यदि हम चौथी विशेषता देखें यहाँ की नदियों की यदि हम बात करें तो बहुत सी बड़ी नदियाँ जो हैं इस देश में पाई जाती हैं। उत्तर में यदि हम देखें तो गंगा, यमुना, शारदा, सतलज और ब्रह्मपुत्र जैसी बड़ी नदियां जो हैं उत्तर में पाई जा रही हैं। दक्षिण की हम यदि बात करें तो गोदावरी, कृष्णा और कावेरी नदियां यहाँ पाई जाती हैं। और यदि हम देखें भारत के मध्य में तो नर्मदा और ताप्ती नदी जो है वो यहाँ पाई जा रही है। तो आप देख रहे हैं कि भारत एक रिच कंट्री है, भारत एक अमीर देश के रूप में यहाँ नज़र आ रहा है, क्योंकि ये सारी विशेषताएं जो हैं वो यहाँ पर प्रकट हो रही हैं और इस आधार पर हम कह सकते हैं कि भारत एक धनी देश है। अब यदि हम बात करते हैं अगली विशेषता की, अगली विशेषता है वन संपदा। यदि हम भारत देश में देखें तो 69.79 मिलियन हेक्टेयर भूमि केवल भारत देश में पाई जाती है और यहाँ पर वन जो हैं, जंगल जो हैं वो प्रचुर मात्रा में फैले हुए हैं। इसके साथ साथ जंगलों में इमारती लकड़ी, जलाने योग्य लकड़ी
और इसके साथ साथ जड़ी बूटियाँ, कत्था, गोंद आदि जो है वो प्रचुर मात्रा में भारत देश में पाए जाते हैं। खनिज संपदा की यदि हम बात करते हैं तो खनिज संपदा की लगभग 100 प्रकार की प्रजातियां जो हैं वो पाई जा रही हैं, ठीक है। इसके साथ साथ विश्व में जो सबसे उत्तम किस्म का जो लोहा है वह भारत देश में पाया जाता है। मैग्नीज उत्पादन में विश्व में भारत का तीसरा स्थान है, जो सबसे अधिक मैग्नीज जो है वो प्रदान करने का कार्य करता है। और यहाँ पर खनिज तेल के भरपूर भंडार जो हैं वो पाए जा रहे हैं। अगली विशेषता है शक्ति साधन की। शक्ति साधन के रूप में प्रचुर मात्रा में जल विद्युत तैयार करने का कार्य किया जाता है, नदियों के माध्यम से बांध बनाकर, ठीक है, अधिक से अधिक मात्रा में विद्युत तैयार की जाती है। इसके साथ साथ परमाणु शक्ति की यदि हम बात करते हैं तो परमाणु शक्ति के विकास में यूरेनियम और मैग्नेसाइट खनिज के भंडार जो है भरपूर मात्रा में भारत में पाए जाते हैं। पशु संपदा की हम बात करें, पशु संपदा के रूप में पशुओं की लगभग यदि हम संख्या देखें पूरे भारत में तो 45 करोड़ पशु जो हैं लगभग भारत में पाए जाते हैं। इन पशुओं की गणना कब शुरू हुई? इन पशुओं की गणना जो है भारत में 1919 और 1920 में शुरू हुई। कौन कराता है ये गणना? केंद्र एवं राज्य की जो सरकार है प्रत्येक 5 वर्ष में पशुओं की गणना कराने का कार्य जो है वो करती है, ठीक है। तो ये कुछ विशेषताएं हैं जिनके आधार पर हम कह सकते हैं कि भारत जो है एक धनी देश है। इसके आगे यदि हम देखें तो मत्स्य संपत्ति जो है, मत्स्य की बात हो रही है मतलब मछलियों की बात हो रही है, ठीक है। तो 2 तरह की मछलियां जो है भारत देश में पाई जाती है, एक मीठे पानी की जो कि नदियों और झीलों में पाई जाती हैं, और एक खारे पानी की मछलियां होती हैं जो कि समुद्र में पाई जाती हैं, ठीक है। और इनकी कई प्रजातियाँ मछलियों की इन तरह दोनों तरह के पानियों में कई तरह की प्रजातियाँ जो है मछलियों की पाई जाती हैं। इसके बाद हम देते आर्थिक संस्थाएँ। प्रचुर मात्रा में आर्थिक संस्थाएँ जो हैं भारत देश में विद्यमान है, जैसे कि बड़े बैंक हैं, बीमा कंपनियां हैं जो कि आर्थिक विकास में मदद करने का काम कर रही हैं। इसके साथ साथ बहुत से उद्योगपति जैसे बिरला हैं, टाटा हैं, बजाज हैं, यह अपने उद्योग के माध्यम से भारत के आर्थिक विकास में कहीं ना कहीं अपना योगदान जो है बड़े स्तर पर दे रहे हैं, और इन संस्थाओं के कारण भारत जो है वो विकास करता जा रहा है, प्रगति करता जा रहा है। अगली हम विशेषता देखें तो देखते हैं उन्नत यातायात है। यहाँ पर कच्ची पक्की सड़कों का जो जाल है वो बिछा हुआ है। इसके साथ साथ राष्ट्रीय राजमार्ग जो है भारत में प्रचुर मात्रा में पाए जाते हैं। रेल, वायु, नौ परिवहन आदि सभी तरह की सुविधाएं जो है वो बड़े स्तर पर भारत देश में उपलब्ध हैं और हमें देखने को मिलती हैं। जनशक्ति की हम बात करें, जन मतलब लोगों की हम बात करें, जनसंख्या की हम बात कर रहे हैं, तो हम जानते हैं कि चीन के बाद पूरे विश्व में भारत जो है द्वितीय स्थान रखता है जनसंख्या के माध्यम में। यदि हम देखें कि जनसंख्या जो है भारत की चीन के बाद दूसरा स्थान रख रही है, और हम देखें कि जिस तरह जनसंख्या बढ़ती जा रही है वो अपने आप में एक बहुत बड़ा, कहना चाहिए अन्य देशों के मुकाबले हम कहें कि बहुत बड़ा एक जनशक्ति जो है वो उभर कर भारत के सामने आ रही है। इसके बाद हम दूसरा आधार देखते हैं। दूसरा आधार है इंडियंस आर पुअर। भारत के जो निवासी हैं वो गरीब क्यों हैं? हम भारत निवासियों को गरीब क्यों कह रहे हैं, किन आधारों पर कह रहे हैं? तो सबसे पहला जो इसकी विशेषता है वो है कृषकों का शोषण। कृषकों मतलब किसानों का शोषण। आपने देखा होगा कई ऐसे निर्धन किसान हैं, गरीब किसान हैं जिनके पास अपनी स्वयं की खेती योग्य भूमि नहीं है, और वो क्या करते हैं कि जमींदार जो होते हैं बड़े गाँव में उनके खेतों पर वो कार्य करते हैं, उनकी खेती को वो किराए से ले लेते हैं, है ना, और उनके खेतों पर वो कार्य करते हैं मजदूरों के रूप में, और किसी न किसी रूप में जो जमींदार होते हैं वो उनका शोषण करते रहते। तो निर्धन किसानों का जो है वो शोषण होता रहता है। दूसरा कारण है अंग्रेजी शासन की प्रतिकूल नीतियाँ हैं। आपने देखा होगा जब हम स्वतंत्र नहीं थे तो हमारे भारत देश में ब्रिटिश सरकार का जो है अंग्रेजी सरकार का शासन चलता था, और जो अंग्रेजी सरकार की जो प्रतिकूल नीतियां हैं उनका प्रभाव आज भी हमारे भारत देश जो है वो भुगत रहा है, क्योंकि उनकी जो नीतियां थी वो केवल अपने हित के लिए थी, भारत के निवासियों के हित के लिए नहीं थी, है ना। तो इन नीतियों का प्रभाव जो है बहुत लंबे समय तक जो है भारत के वासियों को सहना पड़ा है, और आज तक हम इन नीतियों का जो प्रभाव है वो सहते आ रहे हैं। अब हम आगे देखते हैं कि भारत के लोगों को निर्धन क्यों कहा जा रहा है। तीसरा कारण है कि भाग्यवादिता और संतोषी स्वभाव होता है भारतवासियों का। हम भाग्य पर अधिक निर्भर करते हैं, हम अंधविश्वास पर अधिक
जो है विश्वास करते हैं ना, और जितना है उतने में ही संतुष्ट हो जाते हैं, तो है ना, आगे बढ़ने का प्रयास जो है वो नहीं करते, जिसके कारण से भारत जो है गरीब देश बना हुआ है। इसके साथ साथ जनसंख्या का तीव्र स्तर आपने देखा है, हम जानते हैं कि चीन के बाद भारत जो है वो दूसरे स्थान पर है जनसंख्या के मामले में। और जिस तरह से तेज़ी से जनसंख्या बढ़ती जा रही है, निश्चित रूप से बेरोज़गारी बढ़ती जा रही है, रहने का स्तर जो है, लिविंग स्टैंडर्ड जो है वो कम होता जा रहा है लोगों का, है ना, और बहुत सारी जो उत्पादन जो क्षमता है वो कम होती जा रही है ना, तो ये सारी प्रॉब्लम जो है वो जनसंख्या के बढ़ने के कारण होती जा रही है। इसके बाद आता है अनिश्चित वर्षा, क्योंकि हमारे देश के जो किसान हैं वो वर्षा पर डिपेंड करते हैं, और भारत देश की जलवायु ऐसी है कि जहाँ पर निश्चित वर्षा नहीं होती। हम नहीं जानते कि इस साल कैसी वर्षा होगी, कभी अधिक वर्षा हो जाती है, कभी बिल्कुल भी वर्षा नहीं होती, और कभी बहुत कम वर्षा होती है, और कई आए दिन प्राकृतिक आपदाएं जो हैं वो भारत में आती रहती हैं, जिनका भारी नुकसान जो है वो कृषकों को उठाना पड़ता है। तो अनिश्चित वर्षा के कारण भी भारत जो है एक निर्धन देश बना हुआ है। इसके साथ साथ उत्पादन की जो नवीन पद्धतियां हैं उनसे जो कृषक है वो अनभिज्ञ हैं। क्यों है अनभिज्ञ? क्योंकि उनको नहीं मालूम कि किस तरह की नवीन विधियां आ गई हैं खेती करने के लिए। पुरानी ही पद्धति से, परंपरागत पद्धति से ही खेती की जा रही है। कौन कौन से नए बीज आ गए हैं, कौन कौन से नई रासायनिक खादें आ गई हैं जिनसे हम फसलों को उन्नत बना सकते हैं। तो इस तरह के जो अभाव हैं वो भारत में देखने को मिलते हैं। इसी तरह कृषि की प्रधानता जो है भारत में पाई जाती है, क्योंकि हम जानते हैं कि भारत को कृषि प्रधान देश कहा जाता है, और कृषि प्रधान देश कहने के माध्यम से हम ये कह सकते हैं कि जो परिवार कृषि का कार्य कर रहे हैं उनके जो बच्चे हैं वो भी इसी कार्य को करने के लिए मजबूर हैं। क्यों? क्योंकि बेरोजगारी की समस्या है ना, पलायन की समस्या है, एक शहर से दूसरे शहर जाने की समस्या है, रहने की समस्या है। तो इनमें सबसे अधिक जो जूझने का काम है वो कृषक कर रहे हैं। ठीक है, दूसरी बात है कि व्यापक बेरोजगारी है भारत में। सबसे ज़्यादा भारत में शिक्षित बेरोजगारी जो है वो अपना पैर पसार रही है। आप देख रहे होंगे कि भारत में प्रशिक्षण जो है इंस्टीट्यूट बहुत खुल गए हैं। बहुत से बच्चे जो हैं हर साल ग्रेजुएट और पोस्ट ग्रेजुएट होकर निकलते हैं, लेकिन उनके पास रोज़गार नहीं है ना। रोज़गार नहीं होने के कारण वह जो है आपराधिक प्रवृत्ति में पड़ जाते हैं, क्योंकि उनको कहीं ना कहीं से तो पैसा कमाना है, अपने परिवार को चलाना है, और उनकी जो परिवार का स्तर है वो निम्न है, जिस कारण से व्यापक जो बेरोज़गारी है वो बढ़ती नज़र आ रही है। इसके साथ साथ परिवहन साधनों का अभाव है। गांव में यदि आप देखें तो कच्ची सड़कें हैं, अभी बहुत सा विकास होना बाकी है भारत में, तो परिवहन के साधन जो है वहाँ तक नहीं पहुँच पाते हैं, है ना, और जिस कारण से अभाव जो है वो बना हुआ रहता है। इसके साथ राष्ट्रीय आय का स्तर यदि हम अन्य देश की तुलना में देखें तो भारत देश की जो नेशनल इनकम का लेवल है वो अन्य देश की तुलना में बहुत ही कम है। इससे रिलेटेड एक जो पॉइंट है वो आगे हम देख रहे हैं, यहाँ जहाँ आप देख रहे हैं प्रति व्यक्ति आय स्तर, क्योंकि भारत देश में राष्ट्रीय स्तर जो है, राष्ट्रीय इनकम का जो लेवल है वो बहुत कम है, इसीलिए पर पर्सन इनकम का लेवल भी जो है यहाँ नीचा दिखाई दे रहा है अन्य देशों की तुलना में। ठीक है, जिसके कारण से विकास जो है वो धीमा हो रहा है। इसके बाद हम देखें निम्न स्वास्थ्य का स्तर है। लोग जो है अपनी हेल्थ के प्रति जागरूक नहीं है। बहुत से कार्यक्रम सरकार चलाती है, बहुत से जागरूकता प्रोग्राम चलाए जाते हैं, लोगों को अवेयर किया जाता है, लेकिन इसके बावजूद भी जो हेल्थ लेवल है वो बहुत ही नीचा है, बहुत ही कम है भारत के लोगों का, क्योंकि उनके पास सुविधाएं नहीं हैं, क्योंकि उनके पास पैसे नहीं हैं, जिसके अभाव के कारण वो अपनी हेल्थ पर ठीक तरीके से ध्यान नहीं दे पाते हैं। फिर आते हैं शिक्षा का अभाव है। आपने, या हम बोल सकते हैं कि स्तर जो है शिक्षा का वो कैसा है, कम है। आपने देखा होगा कि कई बार परिवारों में महिलाओं को विशेष रूप से लड़कियां यदि 8वीं पढ़ लें, 10वीं पढ़ लें, 12वीं पढ़ लें, उसके बाद उनको पढ़ने नहीं दिया जाता आगे। इसके कई कारण हो सकते हैं। लड़कों के साथ भी ये समस्या है कि बीच में वो पढ़ाई छोड़ देते हैं अपनी। क्यों? उनकी आर्थिक स्थिति जो है वो अच्छी नहीं होती, परिवार की स्थिति अच्छी नहीं होती, हेल्थ समस्याएं उनके साथ हैं, और अन्य दूसरी समस्याएं भी उनके साथ जुड़ी हुई हैं, जिसके कारण से शिक्षा का अभाव जो है वो बना हुआ रहता है।
विदेशी ऋण की हम बात करें तो भारत जो है वो विदेशी ऋण देने का काम कर रहा है, लेने का काम कर रहा है। कई बार ऐसा भी होता है कि ऋण लेने के बाद बहुत मोटी ब्याज की रकम चुकाना पड़ती है भारत को, जिसका भुगतान करना पड़ता है, जिसके कारण से विकास जो है वो धीमा हो जाता है। संपत्ति का वितरण जो है असमान हो जाता है। आय और संपत्ति के वितरण का असमान होना तात्पर्य यह है कि जो उच्च स्तरीय परिवार हैं वे बहुत कम हैं भारत में, लेकिन उन कम परिवारों का यदि हम देखें तो कुल 14% भाग जो है केवल उच्च स्तरीय या अमीर वर्गीय परिवारों के पास है संपत्ति का, और उसमें से जो बचा हुआ है निम्न स्तर के कुल 50% परिवारों पर में भी उसका भी 7% जो हिस्सा है संपत्ति का वो निम्न स्तर के परिवारों के पास रहता है। मतलब आप अंतर देख रहे हैं कि असमान रूप से डिस्ट्रीब्यूशन है वो समान रूप से नहीं किया जा रहा है ना, जिसके कारण से विकास कार्य जो है वो धीमा हो रहा है और लिविंग स्टैंडर्ड पर भी इसका प्रभाव पड़ रहा है। तो ये दो आधारों के बेस पर अब हम कह सकते हैं कि भारत जो है एक धनी देश होते हुए भी निर्धन है। धनी देश है, भौगोलिक स्थिति बहुत अच्छी है, जलवायु अच्छी है, उपजाऊ मिट्टी भी पाई जा रही है, शक्ति साधन उपलब्ध हैं, मत्स्य संपत्ति है, वन संपदा है, सारे कारण हैं हमारे पास कि हम बोल सकते हैं कि भारत जो है एक धनी देश है। लेकिन उसके विपरीत भी जबकि भारत की जनसंख्या तीव्रता से बढ़ रही है, स्वास्थ्य का स्तर कम है, शिक्षा का स्तर कम है, हम देख रहे हैं कि प्रति व्यक्ति आय स्तर कम है, संपत्ति का बंटवारा जो है वो असमान है, भाग्यवादिता पर हम जो है वो डिपेंड करते हैं, अंधविश्वास पर डिपेंड करते हैं, और इसके साथ साथ अनिश्चित वर्षाएं हैं। ये सारे कारण इस बात को दर्शा रहे हैं कि कहीं ना कहीं इन सब अच्छाइयों के बावजूद भी भारत जो है एक गरीब देश बना हुआ है।